जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। करुणा स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को शिक्षक शिक्षिका के रूप में देखने के लिए करुणा स्टडी पॉइंट आपको बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराता है। सभी डीएलएड सेमेस्टर परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को एक सूचना है। देखिए, जो भी स्टूडेंट डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में बैठता है उसके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस स्टूडेंट के बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे सभी सॉल्व हो जाते हैं सही सही, ये मान के चलिए उस स्टूडेंट का 50% पेपर सॉल्व हो चुका है। इसलिए बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको सही सही सॉल्व करके हमें आना चाहिए पेपर में। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे डीएलएड सेमेस्टर एग्ज़ाम में। चलिए, आज का टॉपिक डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, साधारण ब्याज का हमारा सूत्र क्या होता है। देखिए, वास्तव में इसका सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, इसको सिंपल साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 होता है। तो ये पी यानी कि मूलधन, आर रेट यानी कि दर, टाइम समय बटे 100, ये हमारा होता है साधारण ब्याज का सूत्र। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र बताइए। चक्रवृद्धि मिश्रधन होता है ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। देखिए, ए जो है हमारा यहाँ पर हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन है, और आर जो है परसेंटेज ऑफ रेट यानी कि दर है हमारी ब्याज की, n है हमारा समय है, और p है हमारा मूलधन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और मिश्रधन में संबंध बताइए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन के बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन के बराबर होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। रूपांतरण वह समय अवधि है जिसके लिए प्रत्येक ब्याज को मूलधन में जोड़कर नवीन मूलधन ज्ञात किया जाता है, ज्ञात कर सकते हैं। ये वह हमारा रूपांतरण कहलाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। देखिए, जो लाभांश होता है, जो हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमारा हमेशा जो वस्तु पर अंकित मूल्य होता है, जो प्रिंटेड रेट होता है, हमारा अंकित मूल्य नॉमिनल वैल्यू जो होती है, उस पर हमारा दिया जाता है लाभांश शेयर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, समुच्चय से रिलेटिव है। कह रहा है, एक सेट ए दे रखा है जिसके एलिमेंट 2, 3, 5, 7, 9 आदि हैं। एक एलिमेंट बी दे रखा है। कह रहा है ए ऑफ बी निकालिए। देखिए, ए ऑफ बी का मतलब होता है हमारी जो कॉमन वैल्यू होती हैं, इन दोनों सेटों में जो कॉमन वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा, यानी कि ए ऑफ वी इक्वल टू, कह रहा है हमारा, देखिए, 2 हमारा ए एलिमेंट में है और बी एलिमेंट में नहीं है, 2 हमारा, ठीक। तो इसको नहीं लेंगे, हमें लेनी है सिर्फ कॉमन वैल्यू। देखिए, कॉमन वैल्यू क्या क्या है हमारी। एक तो हमारा 5 है, देखिए 5 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है। एक हमारा 9 है, ये रहा, तो 9 हो गया एक। अगली वैल्यू है हमारी 13, तो ये हमारी हो गई बी ऑफ ए ऑफ बी, दोनों में की कॉमन वैल्यू। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, ये इक्वेशन दे रखी है एक, इसको हमें 3a से भाग करके इसको भागफल हमको बताना है। तो देखिए, 3a से जब भाग करेंगे इसको, सबसे पहले हमने इक्वेशन रखी ऊपर, उसके बाद नीचे 3a से इसको डिवाइड किया, यानी कि भाग करना स्टार्ट करा। हमने क्या करा, सभी जो हमारे एलिमेंट हैं इक्वेशन के, सबको अलग अलग 3a से
भाग कर दिया। देखिए यहाँ भी 3a से भाग किया, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों में 3a से भाग किया। देखिए यहाँ पे पहले वाले एलिमेंट में हमारा 3 से 9 कटा 3 बार, एक a से एक a स्क्वायर कट गया। ठीक है, क्या बचा हमारा, ऊपर a बचा, तो क्या बचा 3a। इसी तरीके से a से a कटा और 3 से ये कटा 8 बार। इसी तरीके से अगला हमारा आया a से a कटा, यहाँ ऊपर बचा a स्क्वायर, 3 से ये कटा 6 बार। तो हमारी इक्वेशन बनी 3a माइनस 8 प्लस 6a स्क्वायर। ये हुआ हमारा भागफल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, देखिए 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। देखिए 2 घंटे 15 मिनट का 15 मिनट का है। इस तरीके के प्रश्न में मैंने बताया था जिसकी तुलना होती है, जिससे अगर तुलना होती है वो हमारा नीचे आता है, बटे में आता है। ठीक है, ये कह रहा है का इसका बताना है हमारा 45 मिनट से अनुपात बताना है। ठीक है, 45 मिनट से तुलना करनी है, यानी कि इससे अनुपात बताना है। तो हो गया हमारा 2 घंटे 45 मिनट हमने ऊपर लिखा और 45 मिनट नीचे लिखा। 2 घंटे जो समय दिया है हमें, ये वाला 2 घंटे, इसको हम सबसे पहले मिनट में चेंज करेंगे। ठीक है, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मिनट में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 120 मिनट और 120 प्लस 15 यानी कि 15 मिनट, तो हमारा हो गया 135 मिनट। 135 मिनट हो गया ये। और जैसे ही हम इसको 135 को 45 यानी कि 45 से डिवाइड करेंगे तो इसका रेशियो निकलेगा 3:1। तो ये हमारा इसका रेशियो निकला। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए इस प्रश्न को करने के लिए हमें एक थ्योरम पता होनी चाहिए। वो थ्योरम है क्या, देखिए जो हमारा केंद्र पर बना जो कोण होता है ना, ये है हमारा व्रत है, ये व्रत है। इस व्रत के जो केंद्र पर बना कोण है हमारा, ये हमेशा इसका इस मान लीजिए ये हमारा x है, तो इस x को अगर हम आधा कर दें तो ये हमारा परिधि पर बना कोण निकलेगा, यानी कि ये वाला, इसका मानो y, तो ये हमारा y निकलेगा। ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। मतलब केंद्र पर बना जो कोण होता है हमेशा वो परिधि पर बने कोण का, मतलब केंद्र पर बना कोण को अगर आधा कर दें तो वो परिधि पर बना कोण हमारा ज्ञात होता है। इसी तरीके से अब इसमें हमारा एक ये समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, हमारा एंगल भी दे रखा है इसमें OVC। जब OVC हमको दे रखा है तो अगर हम ध्यान से देखें, जितना OVC है उतना ही हम ये एंगल जितना है और उतना ही हमारा होगा OCV। तो ये भी हमारा 40 होगा, ये वाला, ये भी हमारा 40 होगा, ये भी हमारा 40 हो गया। ठीक, जब ये 40 हो गया तो अब हमें पता है किसी भी एंगल में टोटल जो कोण होता है हमारा 180 होता है। टोटल कोण हमारा 180 होता है। ठीक, 180 में से अगर हम इन दो एंगल को घटा दें, दोनों 40-40 हैं, तो 40 प्लस 40, तो ये बचा हमारा, ये हो गया हमारा 80, यानी कि एंगल कितना हो गया हमारा 100। तो हमारा ओ एंगल जो ये जो निकला हमारा कितना निकला, 100 निकला। ठीक है, अब हमें निकालना है ए बी ए सी, जो हमारा ये वाला एंगल है, ये निकालना है। तो ये जो है हमारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो ये जो है ये केंद्र पर बना कोण है हमारा 100, इसका अगर हम आधा कर देंगे तो क्या आया हमारा 50। तो ये जो कोण आएगा हमारा, ये आएगा 50। इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए OBC और OCB हमारे दोनों हो गए हमारे 40 डिग्री के, और ये दोनों 40 डिग्री के हो गए, तो टोटल एंगल जो हुआ हमारा 180 में से दोनों एंगल घटा देंगे तो हमारा BOC, ये वाला BOC, ये वाला एंगल निकल जाएगा। ये निकला हमारा 100। जब ये 100 निकल आया, अब हमें निकालना है
परिधि पर बना कोण, तो देखिए जो ये है हमारा केंद्र पर बना कोण, ये हमारा 100 निकला, इसको हाफ किया तो ये हमारा 50 डिग्री निकला। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है इसकी वैल्यू पता करनी है। देखिए इसका ये मान के चलिए ये ऐसे है पावर 3, और ये इसको जब हम पॉइंट हटाएंगे, ये 0 0 1 है, पॉइंट हटाया और नीचे 1000 लिख दिया, 1000 लिख दिया। अब जैसे ही हमने 1000 लिखा तो ये होगा हमारा 1/10⁻³ दी पावर, ये होता है 1/3, 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये ख़त्म, 1/10 आएगा, और 1/10 जो होता है हमारा 0.1 होता है, तो 0.1 हो गया हमारा, ये हुआ, तो आंसर निकला हमारा 0.1। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा -64 और ये होता है 7 to 9। तो ये हमें पता होना चाहिए ये हमारा किसका क्यूब है। देखिए ये हमारा 4 का क्यूब है 64, तो ये माइनस में है क्योंकि एक बार -4 लिया और एक बार -4, तो ये हो गया प्लस, एक बार का और -4 तो हो गया हमारा माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक, तो ये वो हमारा -4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होता है 9 to the power 3 की पावर 1/3, तो इससे 3 से 3 खत्म, तो ये आया 9, तो ये आ गया हमारा -4 × 9 यानी कि माइनस का 36, ये आया हमारा -36। आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए एंगल PQS हमारा 35 है और QRP हमारा 40 डिग्री है। अगर हम ध्यान से इस सर्किल के अंदर देखें, वृत्त के अंदर अगर हम देखें, देखिए एंगल R जो है, R और एंगल S दोनों ही हमारे परिधि पर बने कोण हैं। तो जो वैल्यू एंगल R की है वही वैल्यू हमारी होगी एंगल S की, यानी कि ये हो गया हमारा 40 डिग्री। जब ये 40 डिग्री हुआ, हमें एंगल पता करना है कौन सा, SPQ, यानी कि ये वाले वैल्यू हमें पता करनी है। तो ये किसी भी ट्रायंगल के अंदर सारे कोणों का योग जो होता है वो होता है हमारा 180। अब देखिए माइनस, इसमें दो एंगल हमें पता है, एक है 40 और एक है 35, तो ये हो गया 40 + 35। टोटल में से ये दोनों एंगल माइनस कर दिए तो ये एंगल निकल जाएगा, क्योंकि टोटल तीनों कोणों का जो योग है हमारा 180 है। तो ये हुआ 180 माइनस ये हुआ हमारा 75 हुआ। अब इसको इसमें से घटाएंगे, ये बचा 5, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1, तो क्या निकला हमारा 105। आंसर हुआ हमारा 105। आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, उस वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए और बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। रचना नहीं करनी है। देखिए रचना को कह रहा है नहीं बनानी है, नहीं लिखनी है रचना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 3.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच दिए, ये हुआ वृत्त, और इस पर स्पर्श करती हुई एक हमारी ये हो गई स्पर्श रेखा, जो हमारी बिंदु P से होकर जाती है। सिर्फ यही करना है इसमें, ये हमारा एक स्पर्श रेखा खींचनी है और रचना हमें करनी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है log बेस पर 10 और log 1 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो ये कह रहा है log 1 की वैल्यू जो होती है हमारी, देखिए बेसिकली हमारी जो वैल्यू होती है इसकी 1 होती है,
log 10 बेस पर 1 इसकी वैल्यू जो होती है हमारी 1 होती है। यही इसका हमारा आंसर है। ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है सेट से है दोबारा अगला क्वेश्चन आया हमारा। सेट कह रहा है सेट ए दे रखा है और अगला दे रखा है सेट बी। तो हमसे पूछा है इंटरसेक्शन। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है इस तरीके से जो बना होता है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और कहीं कहीं पूछेगा हमारा ए, ये होता है यू, ये है यूनियन बी। देखिए दोनों की वैल्यू पूछता है, कभी इसकी वैल्यू पूछता है कभी इसकी, या फिर कभी पूछेगा ए माइनस बी या पूछेगा बी माइनस ए। ये हमारे सेट में क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। तो ठीक है, हमसे सबसे पहला टाइप ही पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी दोनों सेटों में कॉमन वैल्यू होती है वो हमारा इंटरसेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए एक सेट हमारा ये रहा, एक सेट हमारा ये रहा। तो ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारी दोनों में कॉमन वैल्यू, देखिए यहाँ पे 11 है और यहाँ पे भी 11 है, दोनों की कॉमन वैल्यू 11 है। तो ये हमारा यहाँ पे आगा 11, ये हुआ हमारा आंसर, ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमसे कि ए माइनस बी पूछ रहा है। ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी मैंने अभी बताया था, ये आया हमारा अगले टाइप का प्रश्न है। इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, ए के वह सारे एलिमेंट जो बी में न हो। तो कौन कौन से होंगे ए के वो सारे एलिमेंट, ए माइनस बी इक्वल टू ए के वह सारे एलिमेंट जो बी में ना हो। देखिए 5 हैगा बी में, 5 काट दो, ठीक है। 3 हैगा बी में, 3 भी काट दो। अगला क्या है, 2 नहीं है बी में, तो ए के वह सारे एलिमेंट जो हमारे बी में न हो। तो क्या हुआ आंसर 2। तो ये हुआ हमारा आंसर 2, ये रहा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। देखिए बड़ा ही सिंपल आंसर है, क्वेश्चन है हमारा। इसको सबसे पहले इसको काटो, इसको काटेंगे। तो इसको काटा, ये काटा 3 से, 3 चौक 12, 3 नेम 27 और 7 से काटा 7 दूनी 14। और ये माइनस 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 की जब मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा प्लस। तो 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8/9 आ गया। अगले बीच में है माइनस, ये वाला माइनस ब्रैकेट के अंदर जो माइनस इसको बाहर निकाला तो प्लस हो गया। जैसे ही प्लस हुआ तो ये आया, इसको काटेंगे। 9 से काटा, 9 पंजे 45 और इसको काटा 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 4 से फिर काटा 2, यानी कि 1/10 आया। तो ये आया 1/10। जब ये अब इसको एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आया हमारा 90। जैसे 90 आया, इन 99 से 90 को डिवाइड किया तो आया हमारा 10। 10 की 8 से मल्टीप्लाई करी, 8 गुणा 10 हमारा आया 80। इसी तरह 10 से 90 को डिवाइड किया आया 9, 9 की 1 से मल्टीप्लाई की हमारा आया 9। तो इसको ऐड किया हमारा आया 89/90। तो यही हमारा आंसर हुआ। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए किसी भी टर्म की पावर अगर नेगेटिव दी है उसका मतलब क्या है, वो हमारा 1/, में होती है वैल्यू। जैसे 2 की पावर -2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि 1/2 की पावर 2। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 की पावर 4 है गुणा 3 की पावर 5 है गुणा 1/3 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 2। देखिए 3 की पावर कितनी ऊपर कितना हुआ हमारा 4 5 9 और 3 की पावर 9, ये 3 की पावर 9 से 3 की पावर 9 खत्म, बचा गया 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 हमारा आंसर होगा। और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 × 3 यानी कि 9 हुआ। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, यह होता है 4y(x² - y²y9 y²y9। तो इसको हम देखिए, एक फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता क्या है, एक बार इसको जोड़ेंगे और इसको एक बार घटाएंगे, ये होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसी तरह वही कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। इसमें करेंगे, पहले इसको फॉर्मूले के तरह बनाएंगे इसको। ये होगा 2y(x) का होल स्क्वायर माइनस y(3) का होल स्क्वायर। तो इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो ये हो जाएगा 2y(x) प्लस y/3 और एक बार घटाएंगे 2y(x) माइनस y/3। तो यही होगा हमारा आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है समानुपात से है। समानुपात की कंडीशन होती है, दो इंटरनल जो टर्म होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, जो इंटरनल टर्म है हमारा उनका मल्टीप्लिकेशन जो एक्सटर्नल जो टर्म होते हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। देखिए समानुपात में इसी तरह इस क्वेश्चन में जो अंदर के जो टर्म हैं उनका हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू बाहर के जो टर्म हैं उनका हुआ 8 इंटू 18। तो ये हुआ 144 एक्स स्क्वायर, और जब स्क्वायर हटाया तो इस ये रूट चढ़ा, ये आया, ये होता है 12 का। तो एक्स की वैल्यू आई हमारी 12। ये हुआ आंसर। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कितने समय में 7500 पर 11% ब्याज की दर से साधारण ब्याज हमारा इतना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमारा इसमें हमने पूछा गया है समय। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। तो यहाँ से हम समय की वैल्यू जब निकालेंगे तो समय एक साइड में ले लिया, ऊपर हो जाएगा साधारण ब्याज, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 100 बटे मूलधन गुणा दर जो है हमारा बटे में आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे। देखिए साधारण ब्याज की वैल्यू हमारी ये रही, और ये 100 है फॉर्मूले वाला, और मूलधन हमारा 7500 और दर है हमारी 11%। जब इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 5 ईयर। तो टाइम की वैल्यू टी बराबर आ गया 5 वर्ष। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, log 6 और 1296 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए सबसे पहले 12 जो 96 है ये हमारा 6 की पावर 4 होता है। ये देखिए 6 की पावर 4। अब जैसे ही हम log के अंदर इसको लिखेंगे, log की एक प्रॉपर्टी होती है, log का अगर बेस और log के अंदर जो वैल्यू है वो अगर सेम हो जाए, जैसे log 1 तो इसका मान क्या होता है, 1 हो जाता है। कोई भी वैल्यू जी, ये दोनों वैल्यू अगर हमारी सेम हो गई तो उसका जो वैल्यू हो जाती है हमारी 1 हो जाती है। वही कंडीशन हमको यहाँ बनानी है, उसके बाद इसका आंसर निकालना है। देखिए कैसे, ये हुआ हमारा log 6 और ये जो है हमारा 6 की पावर 4 है। ठीक, ये है हमारा अगला log 6, और ये 6 जो ये पावर है हमारी ये आ जाएगी हमारी आगे, यानी कि 4। तो ये जो अब ये जो वैल्यू है देखो, ध्यान से देखिए, ये वैल्यू है हमारी सेम हो गई, तो इसकी इस पूरी की वैल्यू हमारी क्या हुई 1 हुई, यानी कि 4 इंटू 1 क्या हुआ हमारा आंसर 4। तो हमारा आंसर क्या हुआ 4। समझ में आना चाहिए। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा 125 इक्वल टू 5 की पावर 3 भी इसको बोल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए 125 जैसा कि हमें पहले ही बता दिया है हमें कि 125 जो है 5 की पावर 3 है, और हमें इसका क्या निकालना है, लघुगणक यानी कि log निकालना है। तो अभी पिछले प्रश्न की तरह इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि
log 5, ये होगा 5 की पावर 3। तो 3 आगे आ जाएगा, इंटू ये वैल्यू 1 हो जाएगी हमारी पूरी, ये वाला 3 आगे पहुंच जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 3। तो इसका आंसर होगा 3। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दो सेट दे रखे हैं हमें, सेट ए और सेट बी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था सेट में 3-4 टाइप के क्वेश्चन बताए थे आते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टाइप के हमसे लगातार क्वेश्चन पूछे हैं। हमसे कह रहा है यूनियन भी बताना है और इंटरसेक्शन भी बताना है। देखिए इंटरसेक्शन जो बताया था मैंने, ये एन की तरह जो दिखाई दे रहा है ये, तो इंटरसेक्शन का मतलब बताया था मैंने इन दोनों सेटों में कॉमन वैल्यू। तो देखिए कॉमन वैल्यू क्या है, देखिए एक तो हमारी है 8, देखिए हाँ जी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। यहाँ देखिए इसमें 8 नहीं दिया, यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी इंटरसेक्शन की। एक तो 8 होगा, 8 और 15, 8 हो गया, 15 हो गया, ये हमारी कॉमन वैल्यू होंगी। ये होगा इसका आंसर इंटरसेक्शन वाला। और यूनियन वाले में क्या होता है हमारा, ये हमारी सारी वैल्यू, दोनों सेटों की जो सारी वैल्यू होंगी वो हमें पुट करनी पड़ेंगी। ये हुआ, देखिए 8 आ गया, 12 आ गया, ये 15 आ गया, 15 यहाँ भी है, तो यहाँ 15 दोनों का एक ही टाइम लिखेंगे, 15, 16, 16, अब आगे 17 और 20, 17 और 20, ये रहा। इस तरीके से हम इंटरसेक्शन और यूनियन निकालते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये कह रहा है 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची और 20 मीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए आयतन का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी जो डिजिट है ना, सारी जो है एक ही यूनिट में होनी चाहिए। जैसे ये मीटर में है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हमें मीटर में करना पड़ेगा चेंज। अदरवाइज ये मीटर में है तो इन दो को, यहाँ पे 2 को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता, तो हम इसको एक को ही मीटर में चेंज करेंगे। तो ये 20 है, 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम 20/100 से डिवाइड कर दो या 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो ये आ जाएगी 0.20। तो ये अब हमारा ये भी हो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आया 5.6 घन मीटर क्यूब, घन मीटर। तो यही हमारा दीवार का आयतन होगा, 5.6 घन मीटर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कह रहा है यदि किसी व्रत में उसकी किसी लघु चाप का अंश है। देखिए कोई व्रत है, मैं बताता हूँ आपको, ये व्रत है और उसमें कोई एक चाप है, इसका एंगल जो है हमारा 70 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 है, तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। देखिए उसके दीर्घ चाप का अंश माप, देखिए टोटल किसी भी वृत्त का जो पूरा एंगल जो होता है वो हमारा होता है 360। जब 360 होता है, इसमें हमारा ये अंश जो है इसको कम करना है, तो हमारा इसको कम करेंगे -70। जब इसको -70 करेंगे तो हमारा जो दीर्घ चाप है, ये वाला जो दीर्घ चाप रहा हमारा, ये दीर्घ चाप रहा यहाँ से यहाँ तक, इसकी वैल्यू कितनी होगी 360 - 70 यानी कि 290। तो ये रहा हमारा 290 आंसर। देखिए यहाँ मिस्टेक दे रखी है, यहाँ जो प्लस है इसको हम माइनस कर लेंगे, तब ये हमारा सही होगा। इन सीरीजों में अक्सर कहीं कहीं गलती मिल जाती है, इसलिए हमें देखकर पढ़ना चाहिए। आते हैं अगले प्रश्न पर। ये है हमारा एक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण है और इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए
बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले इसको देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 अब ये आया हमारा 7 माइनस 2x माइनस 14 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 14। तो इसको जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे x तो ये बचेगा x प्लस 7, और यहाँ से जब माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा। तो हमारी दो वो बनेंगी, क्या बनेगी, एक बनेगी x प्लस 7 और एक बनेगी x माइनस 2, यानी कि ये बनेगी x प्लस 7 x माइनस 2, और इसको माइनस से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी दोबारा ये चेंज हो जाएंगी। ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक इक्वेशन दे रखी है, उसको इतने से भाग देने पर भागफल और शेषफल बताना है। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको ये रहा हमारा x प्लस 3, इसको भाग देनी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 17। देखिए सबसे पहले x से भाग दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको घटाएंगे, ये घटाया तो ये कैंसिल हुआ, ये बचेगा हमारा 5x प्लस 17 प्लस 5 करा, उसके बाद इसकी द्वारा मल्टीप्लाई करा 5 की, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 15। जब इसको घटाएंगे दोबारा तो ये काटा और ये घट के आ जाएगा हमारा 2। तो ये हमारा जो आया हमारा घट के यहाँ ये आया 2, ये हमारा अब आया शेषफल, और ये रहा हमारा भागफल। तो क्या रहा, x प्लस 5 भागफल और शेषफल हमारा 2, यही हमारा आंसर है। देखिए x प्लस 5 भागफल और शेषफल हमारा 2 रहा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा माध्यिका से। देखिए माध्यिका बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें करना क्या है, सारी वैल्यू 8 बालिकाएं हैं हमारी, 8 बालिकाएं हैं जिनकी ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में दे रखी है। तो सभी की जो ऊंचाई है उनको ऐड करेंगे। जैसे ही हम उनको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद उनको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 इनको डिवाइड करेंगे हम, तो हमारा सॉल्व करके आएगा 140। ये हमारा आंसर। इनको क्या करना है, सभी को ऐड करना है, और ऐड करके डिवाइड बाई 8 करके 139 यानी कि 40 के आसपास अराउंड आंसर आएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए वाहक चेक किसे कहते हैं। वाहक चेक वह चेक होते हैं, देखिए जो है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा लिखित धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, जबकि उस जो वो चेक होगा उस पर खातेदार के हस्ताक्षर जो होने हैं वो मस्ट हैं, यानी कि ज़रूरी हैं। बिना खातेदार के हस्ताक्षर के आप जो है उसका पैसा नहीं निकाल सकते। खातेदार के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। आप साइन करके किसी को चेक दे दीजिए और आपके अकाउंट से वो पैसे निकाल सकता है, वही हमारे होते हैं वाहक चेक। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमारा आधार की वैल्यू दे रखी है, ऊंचाई की वैल्यू दे रखी है, सिंपल सा हमारा 12 वर्ग सेंटीमीटर मल्टीप्लाई और काटने के बाद इससे 2 काटा, सीधा 6 दूनी 12 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल निकला। आते हैं अगले प्रश्न पर।
समानुपात में मैंने आपको वैल्यू बताई थी, जो हमारी इंटरनल जो वैल्यू होती हैं उनका मल्टीप्लिकेशन जो होता है, और एक्सटर्नल वैल्यू जो होती हैं उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए ये रहा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये रहा 12x, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा रहा 16 × 9, तो ये रहा 144, ये 12x, 12 से काटा 144 को 12 बार आया, x की वैल्यू आई हमारा 12। आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है गुणनखंड कीजिए। देखिए गुणनखंड करने हैं, बड़ा ही आसान ट्रिक होती है गुणनखंड करने की, ट्रिक बताता हूँ आपको। देखिए x का जो कोफिशिएंट है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, और ये लास्ट वाली जो डिजिट है, इन दोनों का हमारा मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 1 × 10, अब ये वैल्यू क्या आई हमारी 10 आई। अब 10 के ऐसे टुकड़े कीजिए जो हमारा मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए, और जोड़ने और घटाने पर हमारा 3 आए। देखिए कैसे होंगे, 5 × 2, देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आया हमारा 10 आया, ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर क्या आया हमारा 3 आ रहा है नहीं। इसको हम 5 - 3 करेंगे तो घटाने पर हमारा 3 आ गया, और गुणा करने पर हमारा 10 आ गया। इस तरीके से इसको तोड़ते हैं, और जैसे ही ऐसे टूट जाता है उसके बाद वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए इसी तरीके यहाँ करा 5 - 2 करा, उसके बाद यहाँ से x कॉमन लिया तो x + 5 बचा, -2 कॉमन लिया तो x + 5 बचा। अब ये दोनों में से x + 5 कॉमन ले लिया, बचा क्या x बचा, और ये -2 बचा, तो x - 2 रहा। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। आते हैं अगले प्रश्न पर।